अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ताउन से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन 3603, 3604, 3605 एंड 3606 कोर्स के स्पेशलाइजेशन इन मेंटल रिटार्डेशन के प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ आपके सामने पेश है। मैं हूँ डॉक्टर हिना। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की कॉन्टीन्यूटी है। इसमें हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में स्टडी किया था उनको साथ साथ रिवाइज भी करते चले जाएंगे। जैसा कि हमने देखा था कि लैंग्वेज जो कि हमारे उसके 5 कंपोनेंट्स हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। इन्हीं 5 एरियाज़ में अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमारी कम्युनिकेशन उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होगी। आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ स्पीच डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन सिर्फ जो है वो कवर करेंगे। बाकी कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज जिसमें कि सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स आ रहे हैं वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, स्पीच डिसऑर्डर्स एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हमें इसकी लैंग्वेज की रिसेप्शन को भी देखना है और एक्सप्रेशन को भी देखना है। हमने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन आती भी है, आप उसे रिसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है या जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है वो आप देते हैं। सो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में हमारे पास रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स दोनों आ जाते हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रिसीवल में मैसेज प्रॉब्लम आ रहा है, कोई रिसेप्शन उस तरह से नहीं हो रही है, मैसेज जो है वो परसीव नहीं कर पा रहा बच्चा, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चे, अगर उनके पास वोकैबुलरी इतनी कम है और आप उनसे जो बात कर रहे हैं उसका मेजर कंटेंट एरिया ही उनको नहीं पता, तो उनको आपकी बात समझ नहीं आएगी। जब बात समझ ही नहीं आएगी तो वो रिस्पॉन्स क्या देंगे? तो इसलिए बात समझने तक का जो एरिया है वो सारा का सारा आपकी रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में आ जाता है। अमूमन जो बच्चे एक्सप्रेशन में कम होते हैं उसकी रीज़न यही है कि वो रिसेप्टिव लैंग्वेज का एरिया जो है वो उनका वीक है। सो पहली चीज़ जो आपने असेस करनी है जब बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज कैपेसिटी को देखना है तो उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट देखनी है और रिसेप्शन को चेक करना है। इफ़ इट इज़ ओके देन वी कैन प्रोसीड, अदरवाइज वी हैव टू वर्क ऑन रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि बात को समझना। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर को एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। अक्सर हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनकी क्यूरी होती है, उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमारा बच्चा 2.5 साल का हो गया है, 3 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक वो कुछ ख़ास बोलता नहीं है सवाए सिर्फ चंद अल्फाज के। तो उनसे पहला सवाल जो हमारा होता है वो यही होता है कि बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कैसी है। क्या बच्चा मैसेज को अंडरस्टैंड कर लेता है? आप उसे छोटी छोटी कमांड्स दें तो वो समझ लेता है? क्या बच्चा जो एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन हो रही है, बोले बेशक ना, लेकिन क्या वो अंडरस्टैंड करता है? अंडरस्टैंड के मुताबिक बोले बगैर जो रिस्पॉन्सेज दे सकता है वो देता है। इफ़ द सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि वो समझ बूझ रखता है और आपकी बात समझ रहा है लेकिन बोले बगैर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इट्स ओके। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उस बच्चे के लिए। 2.5 साल, इवन 2.25 साल तक, इस एज में वैसे नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे जो है ना स्टार्ट ले ही लेते हैं, जो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन इसको हम नॉर्मल डेवलपमेंटल डिले ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि फिर उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो 3 ईयर्स, 3.5 ईयर्स तक फुल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट को कवर कर चुके होते हैं। जो बच्चे थोड़े से डिलेड ऑनसेट के साथ हैं लेकिन ये विद इन द नॉर्मल डिले है, प्रोवाइडेड कि उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज ठीक है। अगर रिसेप्शन ठीक नहीं है और 3 ईयर्स तक की एज हो गई है और वो बात को उस तरह से समझता भी नहीं है, जो दिल में आ रहा है कर रहा है, या जैसा उसकी जो रूटीन है उसी तरह वो चलता चला जा रहा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ रेड सिग्नल। सो रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर की असेसमेंट करके ही हमें पता चलता है कि बच्चे की जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। उसकी बेस लाइन जो है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट है। रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद जो फिर मेजर एरिया है हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट में, जिसमें कि हम बच्चे का एक्सप्रेशन जो है वो इवेलुएट करने जा रहे हैं, उसका फोनोलॉजिकल एरिया, उसकी मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आज हम जो है वो बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट तक रहेंगे, जिसमें कि फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो शामिल है। बाकी तीनों सेगमेंट्स हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्पीच डेवलपमेंट,
जिसमें कि हम मेजर जो कह देते हैं कि बच्चे की जो आर्टिकुलेशन डेवलपमेंट है या जो आर्टिकुलेशन का प्रोसेस है उसको इवेल्युएट किया जाता है और फिर उसी के मुताबिक जो है वो उसको इंटरवेंशन दी जाती है। तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में हमारे पास अगर स्पीच इफेक्टेड होगी तो उसकी फोनोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट दोनों इफेक्टेड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने इस फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट को असेस कैसे करना है। आर्टिकुलेशन टेस्ट इज़ अ स्ट्रैटेजी विच इज़ यूज्ड टू असेस द फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आर्टिकुलेशन का वर्ड पिछले लेक्चर में भी यूज़ कर चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे सारे जो एरियाज़ हैं, हमारी टंग, हमारे टीथ, हमारे लिप्स, हमारा गला, ये सब आर्टिकुलेटर्स हैं। ये सब हमें स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। दैट्स वाई इनको हम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं और ये सारा प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड्स इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन। तो क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो साउंड से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं और इसकी असेसमेंट के लिए हम आर्टिकुलेशन टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हमें इस एरिया में नज़र आते हैं वो मेजर 4 टाइप्स के हैं। साउंड्स के साथ बच्चे नॉर्मली जो है वो 4 एरर्स दे रहे होते हैं: सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ओमिशन एंड डिस्टॉर्शन। ये सब जो एरर्स की टाइप्स हैं ये इनके अपने नामों से ही ये सब एरर्स की टाइप्स इनके नामों के वजह से इनको लेबल दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सब्स्टिट्यूट करना यानी मुतबादिल जो है वो उसका पैदा कर देना। नॉर्मल चाइल्ड की डेवलपमेंट में भी हमें ये पैटर्न नज़र आता है कि बच्चे जो मुश्किल आवाज़ें हैं या वो आवाज़ें जो नॉर्मली बैक से प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो उसकी जगह वो फ्रंट वाली साउंड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल देते हैं, क साउंड क, लेकिन क कॉपी, उसकी जगह अगर वो बच्चा तोपी कर रहा है तो इसने क को त से सब्स्टिट्यूट किया, का मुतबादिल त बनाया, उसको ता आसान लगती है प्रोड्यूस करना और उसने उसकी जगह पे वो साउंड जो है वो बोली। सो सब्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा कि एक साउंड दूसरी को सब्स्टिट्यूट कर रही है, उसकी जगह पे वो दूसरी साउंड जो है वो यूज़ कर रहा है। इसमें हम इनिशियल, मिडल एंड फाइनल तीनों पोजीशन पे चेक कर लेते हैं कि बच्चा सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहा, बच्चा एक साउंड की जगह अगर दूसरी साउंड बोल रहा है तो वो कौन सी बोल रहा है और वह किस पोजीशन पे कर रहा है। हो सकता है वो इनिशियल पोजीशन पे ऐसा ना कर रहा हो, वो कॉपी तो बोले लेकिन केक में जो है वो केक कर दे, द साउंड जो है वो फाइनल पे प्रोड्यूस कर दे। सो इट डिपेंड्स के एरर की टाइप क्या है, लेकिन जब भी वो एक की जगह दूसरी साउंड बोलेगा तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन ही बोलेंगे। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स में सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन। एडिशन ऐड से निकला है, जिसका मतलब ये है कि कोई इजाफी साउंड जो है वो ऐड हो गई है, उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो ऐड हुई है जिसकी वजह से हमारी स्पीच जो है, हमारा जो वर्ड है वो उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा जैसा कि रिक्वायर्ड है। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ लोग जो हैं वो वॉल्स बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं बीच में, या इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अ वर्ड इज़ स्कूल लेकिन वह स्कूल, अब इसमें अ जो है ना वो ऐड हो गया है। स और क का क्लस्टर है, वो दोनों साउंड्स जो हैं वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं और इकट्ठी आ रही होती हैं, लेकिन उसके दरमियान में एक वोवल, एक इजाफी साउंड आ जाती है जिसकी वजह से वो वर्ड उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा जैसा कि प्रोड्यूस होना चाहिए। इसी तरह ब्लैक को बी लैक, ये तो कॉमन एरर है, इवन बच्चों में नहीं, हमें बड़ों में भी ये चीज़ नज़र आ रही होती है, ये कुछ हमारे डायलेक्ट में भी आ चुका है। तो अगर तो ये हम इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये डायलेक्चुअल जो है ना रिलेटेड है तो देन तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन इसी तरह कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं कि उनके इजाफा होने से वो लफ्ज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता, मैसेज कन्वे नहीं होता। तो जब भी मैसेज उस तरह से कन्वे नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तो हम इसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के ज़ुमरे में ले आएंगे और हम कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली नहीं कर रहा, क्योंकि इसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में स्पीच डिसऑर्डर है और स्पीच डिसऑर्डर में ये एडिशन यूज़ कर रहा है, एक इजाफी साउंड जो है वो डाल देता है। सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन के बाद जो हमारे पास थर्ड स्पीच डिसऑर्डर आ रहा है या आर्टिकुलेशन एरर आ रहा है, दैट इज़ डिलीशन। एडिशन के बिल्कुल ऑपोजिट है डिलीशन। एडिशन में एक इजाफी साउंड जो है वो आ जाती है और डिलीशन डिलीट से निकला है, यानी कि ओमिट हो जाता है। इसको हम ओमिशन भी कह देते हैं, इसको हम डिलीशन भी कह देते हैं, बोथ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सो ओमिशन में एक साउंड जो है वो ओमिट हो रही है। नॉर्मली जो पैटर्न बच्चों में देखने में आता है, नॉर्मल बच्चों की बात कर रही हूँ,
इसलिए कि नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जब हमें पता होंगे तो हम जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं उनकी स्पीच के एरर्स को नोट डाउन करते हुए हमें ये आसानी होगी, हमारे पास रेफरेंस जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट का होगा। सो ओमिशन में बच्चे कोई साउंड जो है वो ओमिट कर देते हैं और नॉर्मली जो पैटर्न दिखने में आता है वो ये कि फ़ाइनल साउंड हमेशा ओमिट हो रही होती है। जो बच्चे ओमिशन का पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं तो फाइनल में पहले जो एग्जांपल दी थी वही दोबारा दूंगी, केक, तो इसमें के लास्ट वाला क साउंड जो है वो गायब हो गया। इसकी रीज़न कुछ ये भी है कि वो शायद उस तरह से उसको फोर्स ही नहीं करते हैं, उस तरह से उसकी वो साउंड्स को जो है ना परसीव ही नहीं करते हैं। सो लास्ट वाली साउंड जो है वो ओमिट हो गई है, डिलीट हो गई है, जिसकी वजह से इसी तरह इवन मिडल पोजीशन पे इवन जो है वो फाइनल पोजीशन पे कुछ साउंड्स अगर कोई बच्चा डिलीट कर दे, ओमिट कर दे, वो साउंड वहाँ मौजूद है लेकिन वो ना बोले तो हम इसको ओमिशन कहेंगे। दो एरर्स जो स्पीच के हमने डिस्कस किए, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, उनकी एग्जांपल्स मैंने दी। ओमिशन की बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, एक मैं दे चुकी हूँ स्टूडेंट, एक आप अपने जहन में भी लाइए, अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में देखिए, आपके आसपास बच्चे होंगे उनको ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि क्या वो कोई साउंड ओमिट कर रहे हैं, कि वो साउंड ओरिजिनल में उस लफ्ज़ में आनी चाहिए लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। सो आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो उनको भी इन्हांस करें। बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करना है। लास्ट आर्टिकुलेशन एरर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट कर देना यानी बिगाड़ पैदा कर देना, बिगड़ी हुई शक्ल में। इसमें आवाज़ जो है, कोई साउंड जो है वो मौजूद होती है लेकिन वो उसकी इतनी बिगड़ी हुई शक्ल होती है कि उसकी वजह से वो लफ्ज़ जो है वो समझ नहीं आता। इस तरह से भी डिस्टॉर्शन हो जाती है कि आवाज़ जो है वो मिसप्लेस्ड हो जाती है, या तो वो ख़ुद इट्सेल्फ बिगड़ी हुई है, श साउंड है, च है, ख है, अब वो ना ख लग रही है ना वो ख लग रही है, कुछ मिडल में आ रही है, थोड़ी सी ख है, थोड़ी सी ख है। तो इस तरह से साउंड जो है वो अपनी बिगड़ी हुई शक्ल में मौजूद है और इस तरह से भी बिगाड़ पैदा हो जाता है लफ्ज़ में कि साउंड जो है वो आगे पीछे हो जाती हैं। साउंड्स एक और दो के साथ जो कॉन्टीन्यूटी में आता था वो उस तरह से नहीं होता और आगे जा रहा होता है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, उसमें आप देखिए कि ये स्टूडेंट जो है वो डिस्टॉर्शन और हमारी जो है ओमिशन, एडिशन, डिलीशन सारे पैटर्न्स जो है वो इसमें यूज़ करें। बहुत फ़नी सी 1 मिनट की वीडियो है, वो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। स्टूडेंट्स वीडियो आपने देखी, आई होप आपने इन्जॉय की होगी मेरी तरह। आज हमने अपने साथ वीडियो में निशा को भी अरेंज किया हुआ है। शी इज़ इंटेलेक्चुअली चैलेंज गर्ल, माइल्ड टू मॉडरेट रिटार्डेशन के साथ है। हम उसका आर्टिकुलेशन टेस्ट लेंगे और डिफरेंट आर्टिकुलेशन एरर्स जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किए, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिलीशन एंड डिस्टॉर्शन, उनको हम आपको सुनवाएंगे भी और उनको रिकॉर्ड करना भी सिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में निशा मौजूद है। शी इज़ एन इंटेलेक्चुअली चैलेंज गर्ल और इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो थोड़े से डिलेड थे, नॉर्मल डिलीवरी के साथ, नॉर्मल बर्थ वेट के साथ, लेकिन इसके जो सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग और दूसरे जो इसके ग्रॉस मोटर स्किल्स थी वो थोड़ी सी डिले थी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं थी। सबसे ज़्यादा डिले जो इसका नज़र आया वो स्पीच डेवलपमेंट में एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आया। इस वक्त गो कि ये नॉर्मल स्कूल में जा रही है क्योंकि ये शायद उस एनवायरनमेंट में उस तरह से सेट नहीं है, इसके पेरेंट्स का डिसीजन है, दे हैव द राइट, और हम तो इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जाते हैं। इसलिए इस बच्ची को ये KG 3 में पढ़ रही है, इसको थोड़ी सी जो इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए वहाँ पर वो देते हैं और कुछ थोड़ा बहुत ये परफॉर्म कर लेती है। गो कि ये उनके लेवल तक नहीं आती लेकिन फिर भी ये मच बेटर कंडीशन में है। निशा को इस वक्त स्टूडियो में लाने का मकसद ये था कि आप लोगों को जो हमारे स्पीच डिसऑर्डर्स हैं, आर्टिकुलेशन एरर्स, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। इस बच्चे की स्पीच जो है वो फुल ऑफ आर्टिकुलेशन एरर्स हैं। 9 इयर्स की एज में इसकी रिसेप्शन बेहतर है लेकिन वोकेबलरी इतनी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन विद निशा सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका इस वक्त कम्युनिकेशन लेवल क्या है और आर्टिकुलेशन एरर्स ये कौन कौन सी कर रही है। हाय निशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ऊंचा बोलो। ठीक हो? किसके साथ आई हो? मामा। मामा के साथ आई हो? कहाँ है मामा? अच्छा, और कुछ आपके पास नजर भी आ रहा है मुझे, क्या लाई हो? ये क्या है? क्या है ये? क्या क्या ये? एप्पल, वेरी गुड। चेरीज लग रही है वैसे मुझे निशा।
स्टूडेंट्स आपने नोट किया होगा कि इसे बनाने को कैसे बोला, दोबारा नोट कीजिए। शी विल स्पीक। क्या है निशा ये? जोर से बोले। यस, इसने दोनों ही नहीं, रेड किस पे बोलूं? ये भी, ये क्या है? जोर से बोलो। ऑरेंज। आपने नोट किया कि इसने ऑरेंज में ज साउंड जो है वो फाइनल पोजीशन पे जो आ रही थी ओमिट किया। इसके अलावा र साउंड को भी इसने डिस्टॉर्टेड स्टाइल से जो है वो प्रोड्यूस किया है। दोबारा बुलवाती हूँ ताकि आप गौर से सुनिए और इसको समझिए। निशा मुझे प्लीज़ दोबारा बता दो ये क्या है? वेरी नाइस। और ये क्या है? जोर से बोलो। लेमन। लेमन। वेरी गुड। और ये लास्ट हमारे पास क्या बचा है? ये क्या है? इतना मुश्किल नाम आता है निशा को इसका? आता है? क्या नाम है इसका? जोर से बोलो। मुझे तो कुछ स्ट्रॉबेरी लग रही है। नहीं है? ये स्ट्रॉबेरी नहीं है? स्ट्रॉबेरी है? ओके, तो फिर बताओ इसका नाम। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कि ये स्ट्रॉबेरी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है क्योंकि इसमें जो हमारे पास साउंड्स आ रही हैं वो एक तो क्लस्टर्स में मौजूद हैं, और तीनों साउंड्स क्लस्टर में आ रही हैं। और फिर बैरी, नेक्स्ट आगे वर्ड आसान है लेकिन वो पिछली डिफ़िकल्टी की वजह से आगे वाला भी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ओके निशा, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है, खेलें थोड़ा सा। अभी निशा ने करना ये है कि इन सब को हमने फिल करना है। ठीक है निशा, ये आपको शेप नज़र आ रही है? ठीक है, इसके अंदर इसमें से कौन सा जाएगा? इन सारों में से चेक करो, चेक करो, डालो। ये देखो, एक मैं आपको डाल के बता रही हूँ। ये देखो, ये सर्कल चला गया ना। अब आप डालो, इसके अंदर कौन सा डलेगा? इसमें बताओ कौन सा डलेगा? डालो। वेरी गुड। और ये कहाँ जाएगा? यू कैन सी द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द चाइल्ड कि वो सर्कल के अंदर स्क्वायर जो है वो फिलअप कर रही थी। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, और ये अब कहाँ जाएगा? यस, एंड दिस वन? गुड। चलो अब इन सबको वापस डालो जैसे पहले डाला हुआ था। एक बॉक्स के अंदर दूसरा डालना है। एक निशा को मैं करके दिखाऊंगी और बाकी निशा जो है वो खुद करेगी। निशा, इसके ऊपर ये वाला आ जाएगा। सॉरी। यस, अब बताओ अब कौन सा डालें? इसके ऊपर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। डालो। डालो। गुड। अब कौन सा आएगा? डालो, अंदर डालो उसको दूसरी तरफ से। ऐसे। और ये तो इसके अंदर डालना था हमने, अंदर नहीं जा रहा। दोबारा। चलो आप करो। आप कौन सा डालें? डालो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सारे डालने, सारे। निशा ने सोचा ये नहीं जा रहा, ये तो छोटा है। फिर वापस निकालो, अब डालो। यस, वेरी गुड। अब निशा को समझ आई है। यस, आप कौन सा डालेंगे? गुड, वेरी नाइस, यू हैव डन इट। मजा आया? अच्छा, चले।
हमने देखा कि इस बच्चे की कॉग्निटिव कैपेसिटी जो है वो इम्पेयर्ड है, उसको शेप को देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा था। पहले जो है वो कौन सा बॉक्स आएगा, सेकंड पे और थर्ड पे, सिर्फ वो देख के ऑब्जर्व करके ये फाइनलाइज नहीं कर सकती थी। 2-3 ट्रायल्स के बाद शी वाज एबल टू डू इट। जिस तरह से मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये माइल्ड टू मॉडरेट रिटार्डेशन के साथ है, हमारे पास सिवियर रिटार्डेशन की नहीं है, लेकिन इसके स्पीच एरर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें हमें इसकी स्पीच को अंडरस्टैंड करना और उनकी साउंड्स को अलग अलग से जो है ना पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब हम ये जो हमने सारा कुछ किया था, ये हमने इनफॉर्मली बच्चे की कम्युनिकेशन असेस की थी और उसके स्पीच डिसऑर्डर्स देखे, मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी किया। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम स्पीच डिसऑर्डर्स को जो है वो नोट डाउन कैसे करते हैं। बीइंग अ टीचर, अगर आप एक बच्चे का आर्टिकुलेशन टेस्ट लेते हैं तो डिफरेंट साउंड्स जो है वो किस तरीके से चेक करेंगे और किस तरीके से उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मैंने इस बोर्ड के ऊपर जो है वो पहले से तैयार कर रखा है। हम आज फुल आर्टिकुलेशन टेस्ट तो नहीं ले सकते इस बच्चे का, उसको लेने के लिए तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा जो है हमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए। सिर्फ फ्यू साउंड्स हैं जो कि डिफरेंट प्लेसमेंट एंड मैनर के लिहाज से हैं जो मैंने चूज़ की हैं और उन बच्चे को हम आज असेस करेंगे कि ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से कर रही है। म साउंड, ग साउंड, ल साउंड एंड ब साउंड। और ये जो 3 कॉलम्स आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली इनिशियल पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के लिए है। हर साउंड को हम तीनों पोजीशंस पे चेक करते हैं कि वो लफ्ज़ के शुरू में जब आती है तो बच्चा कैसे प्रोड्यूस करता है, दरमियान में कैसे करता है और आखिर में कैसे करता है। लेट्स स्टार्ट। निशा, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि इसके ऊपर क्या बना हुआ है। समझ आ गई? ओके, सबसे पहले ये बताओ ये क्या है? हाँ, वेरी नाइस, जोर से बोलो ताकि सबको समझ आए। फिश, और इसको उर्दू में कहते हैं मछली। वेरी नाइस। ये वर्ड उसके पास इंग्लिश में मौजूद था, सो उसने वही पहले यूज़ किया। इसको हम म साउंड के असेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनिशियल पोजीशन पे मछली, एंड शी हैज़ प्रोड्यूस्ड इट करेक्टली। लेकिन जो हम इनफॉर्मल असेसमेंट कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि उसने ब को म से सब्सटीट्यूट किया था। नेक्स्ट, ये क्या है? खाना खाते हैं ना इससे, चावल खाते हैं इससे, तो इसका नाम बताओ। अच्छा निशा, इसे क्या खाती है? चावल के अलावा कुछ खाती हो? क्या खाती हो? नहीं याद आ रहा? आइसक्रीम खाते हैं। ओके, अच्छा इसका नाम बताओ, ये है क्या? हाँ, जिस तरह के हमें पता चला कि बच्ची ने इसको खाना ही बोला, वो इसको यूज़ भी करती है, उसे पता है इससे चावल और आइसक्रीम खाया जाता है, लेकिन द वोकेबलरी चम्मच या चमचा या स्पून, कुछ खाना ही ये वर्ड जो है वो यूज़ किया। बेटा इसको कहते हैं चमचा। चमचा। वेरी नाइस, दोबारा बोलिए। चमचा। वेरी गुड। यहाँ पर भी इसने म साउंड जो है वो ठीक प्रोड्यूस की है। ये क्या है? आई। आई 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 तो नहीं है, क्या है? मोमबत्ती। दोबारा बोलो। ओके, द वर्ड मोम इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट फॉर हर। मैं अभी जब इसको तोड़ के बताऊंगी तो वो कर लेगी, लेकिन जब हमारे पास बाइसैलेबल एंड मल्टीसैलेबल वर्ड्स आए तो बच्चे को इवन वो साउंड जो आती थी वो भी प्रोड्यूस करना मुश्किल हो गया। तो इस तरीके से हमें पता चला कि निशा हैज़ म साउंड एट इनिशियल पोजीशन, शी हैज़ म साउंड एट फाइनल पोजीशन। एंड बेटा बोलिए मोम। 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 यस, एंड शी इज़ ओमिटिंग द म साउंड एट फाइनल पोजीशन। इसको जब हम नोट करेंगे तो हमारे पास कुछ कॉलम जो है वो इस तरीके से बनेगा कि म साउंड पे हमारे पास साउंड ठीक है, देन मिडिल पे ठीक है, और फाइनल पे मैंने इसे माइनस साइन के साथ नोट किया है कि म साउंड एट फाइनल पोजीशन जो है वो मौजूद नहीं है। जी बेटा, आगे चलते हैं। ये क्या है? गाय। जोर से बोलो। गाय। ओके, गाड़ी की बजाय वो काई ड़ साउंड ओमिट कर रही है और ग को क से सब्सटीट्यूट कर रही है। कफ साउंड यूज हो रही है, ग इनिशियली जो आनी चाहिए वो नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं मिडिल पोजीशन पे। हाथ। हाथ तो पूरा होता है, ये क्या है?
ये क्या है? Cup. अंगूठा, Honey. अंगूठा. Honey. Okay, again multi-syllable word है, she cannot speak. And what is this? Cup. हाँ, Cup. कप नहीं है, पानी है ना इसमें, तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, मैं गिलास में डाल के फिर पीती हूँ. ये क्या है? Kai. जग, Ja. जग. Ja. ओके, सो ग फाइनल पोजीशन पे ओमिट हुआ, हमें सिर्फ ज साउंड सुनाई दी. मिडिल पोजीशन पे इसने जो है उसको प्रोड्यूस ही नहीं किया क्योंकि मल्टी सिलेबल वर्ड्स थे, और इनिशियल पोजीशन पे क से सब्स्टिट्यूट किया. तो स्टूडेंट एक साउंड को इनिशियल पे ओमिट कर रहा है और फाइनल पे भी ओमिट कर रहा है. तो ये पैटर्न हमारे सामने आया. हम इनिशियल में सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए क फॉर ग साउंड की बजाय उसने क से उसे सब्स्टिट्यूट किया. मिडल में भी ये ग ओमिट हुई एंड फाइनल में भी ग जो है वो ओमिट हुई. हम इसमें यूं भी चेक कर सकते हैं कि ये क्योंकि मल्टी सिलेबल वर्ड था तो शायद इस वजह से बच्चा ग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा. एक कोई और वर्ड जो कि मोनोसिलेबल हो, स्मॉल वर्ड हो, जो इजी हो इसके लिए, जो इसकी वोकेबलरी में पहले से मौजूद हो. अंगूठा बिल्कुल न्यू वर्ड था उसके लिए, उसने हाथ ही बोला था, तो हम वो न्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं, शायद इसलिए भी प्रॉब्लम आ रहा हो. तो कंफर्म करने के लिए कोई ऐसा वर्ड ले सकते हैं कि जिसमें ग जो है वो मिडिल पोजीशन पे आए और बच्चा जो है वो ठीक प्रोड्यूस करे. निशा बोलो आगे, आगे बोलो, आगे. Iron. ओके, अगेन उससे ग जो है वो मिडिल पोजीशन पे भी मिस किया है. तो शी हैज़ म साउंड बट विद एरर्स, शी हैज़ ग साउंड बट विद मेनी एरर्स. स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें से स्पीच डिसऑर्डर्स डिस्कस किए, आर्टिकुलेशन एरर्स की 4 टाइप्स डिस्कस की, निशा को इनफॉर्मली भी असेस किया उससे बातचीत करके, और उसके 4 एरर्स जो थे वो साथ साथ आपसे डिस्कस करते चले गए. और अब लास्ट में मैंने आपको आर्टिकुलेशन टेस्ट जो है वो उस बच्ची का बताया. इसी तरह हम तमाम साउंड्स की लिस्ट बनाते हैं और उसको इनिशियल, मिडल एंड फाइनल पे चेक करते हैं, और बच्चा जो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जिसमें सब्स्टिट्यूशन का एरर है, डिस्टॉर्शन का है, डिलीशन का है, या हमारे पास एडिशन का एरर आ रहा है, तो उसको हम नोट डाउन करते हैं. और फिर लास्ट में टीचर जो है वो ये डिसाइड करती है कि जो साउंड एटलीस्ट मौजूद है, जिसको कि वो थोड़ी सी गलत फॉर्म में यूज़ कर रहा है, वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा. जैसे कि इस बच्ची ने म साउंड काफ़ी बेहतर हालत में प्रोड्यूस की, सिर्फ लास्ट में ओमिट करी थी. तो बीइंग अ टीचर जब हम इसकी स्टार्ट लेंगे तो सबसे पहले हम म साउंड से ही स्टार्ट लेंगे. ग से स्टार्ट लेना इस बच्ची को फ्रस्ट्रेट करने के बराबर है, इसलिए कि वो हमारे पास मिडल में भी फाइनल में भी मौजूद बिल्कुल नहीं है, और इनिशियल पे भी सब्स्टिट्यूशन के साथ क के साथ आ रही है. सो वो सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट या फ्यूचर टारगेट तो हो सकता है, बट करंटली अगर इस बच्चे का मैंने बीइंग अ टीचर आर्टिकुलेशन एरर्स रिमूव करने हैं तो मेरा फर्स्ट टारगेट म साउंड ही होगा. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, जिसमें कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर और स्पीच डिसऑर्डर्स की आगे 4 टाइप्स और उसकी टेस्टिंग और उसकी रिपोर्टिंग, ये सब कुछ समझ आ गया होगा. आप लोगों को एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आए, या आप लोग क्लासरूम में जब बच्चों की स्पीच असेस कर रहे हों, तो यही प्रोसीजर सारा जो है वो फॉलो किया जाता है और नोट डाउन किया जाता है. अगर असेसमेंट ठीक नहीं होगी तो हमारा थेरेप्यूटिक और हमारी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी ठीक नहीं होंगी. सो बी केयरफुल व्हाइल असेसिंग द स्पीच डिसऑर्डर्स ऑफ ए चाइल्ड. इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हमारे प्रोग्राम ऑन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ख़त्म हुआ चाहता है. हमने स्पीच डिसऑर्डर्स को बहुत डिटेल में देखा, और बाकी के कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो है वो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट चेक करेंगे. मुझे डॉक्टर हिना नूर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को इजाज़त दीजिए. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.